हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ के सभी स्टूडेंट्स का आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था, रदरफोर्ड ने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया कि अल्फ़ा कण, बीटा कण और गामा किरण तीन अलग अलग प्रकृति की विकिरण निकलती हैं, जिनके नाम क्या थे? दो तो कण थे, अल्फ़ा कण, बीटा कण, और एक विकिरण थी जो केवल ऊर्जा होती है। आज इनके प्रमुख प्रॉपर्टीज़ को अपन डिफरेंस के रूप में डिटरमाइन करेंगे। इसे गुण मैं लिख रहा हूँ, तीनों के नाम अपन लिख देते हैं अलग अलग पार्ट करके। अल्फ़ा कण, बीटा कण, और तीसरा टाइप क्या था विकिरण का? गामा किरण, या विकिरण कह सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो नंबर एक, सबसे पहले प्रकृति लिखते हैं इनकी। प्रकृति मतलब नेचर क्या है, अल्फ़ा कण एग्जैक्टली है क्या? तो अल्फ़ा कण जैसे मैंने उस दिन प्रैक्टिकली रदरफोर्ड के प्रैक्टिकल से समझाया था कि अल्फ़ा कण पॉजिटिव चार्ज वाले द्रव्य कण होते हैं, जिन पे धनावेश होता है। ऐसे द्रव्य कण हैं क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र में गुजरते हुए ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होते हैं। तो ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित होने वाले कौन से कण होंगे? धनावेशित। तो द्विधनावेशित, चूँकि हीलियम नाभिक है और हीलियम नाभिक अपन जानते हैं दो प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, यानी पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे तो दो, अगर दो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गए तो दो द्विधनावेशित कहलाएगा। क्योंकि जो नाभिक होता है, परमाणु में क्या होता है, परमाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है? नाभिक होता है। अब जैसे 2He4 नाभिक है, तो दो अगर किसी के अंदर प्रोटॉन है तो दो ही क्या है उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। हीलियम की बात जब अपन करेंगे तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। इसका मतलब दो प्रोटॉन होते हैं उसके अंदर, और दो ही क्या होते हैं उसके अंदर? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये अपन अच्छे से जानते हैं कि परमाणु में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो दो प्रोटॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए द्रव्यमान संख्या कितनी होती है उसकी? 4। जो 4 क्या होती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, यानी दो ही न्यूट्रॉन होते हैं उसके अंदर। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, चार्ज नहीं होता। तो दो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए इसमें से, हीलियम में से, ये हीलियम का परमाणु है, इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बनेगा? हीलियम का नाभिक। और नाभिक को कैसे दिखाते हैं अपन? 2He4 से। दो तो क्या कहलाती है? प्रोटॉन संख्या Z। Z क्या होती है? प्रोटॉन संख्या 2। तो दो प्रोटॉन हो गए उसके अंदर। और 4 क्या होती है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, जिसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रह गए, इलेक्ट्रॉन निकल ही गए। तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए हीलियम परमाणु में से तो जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कण। तो अल्फ़ा कण की प्रकृति इसी तरह की होती है, यानी कि अल्फ़ा कण क्या है? द्विधनावेशित, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, जिसको कैसे शो करेंगे? 2He4 से। तो अल्फ़ा कण की प्रकृति क्या है? क्या है अल्फ़ा कण? द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, जिसको कैसे शो करेंगे? 2He4। अब बीटा कण की बात करते हैं। तो बीटा कण के दो टाइप हैं यहाँ पे। बीटा कण दो तरह के हैं, पॉजिटिव भी होता है और कभी कभी नेगेटिव भी होता है। तो जो पॉजिटिव होता है उसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, इसको संकेत होता है 1E0। E का मतलब इलेक्ट्रॉन के समतुल्य है, यानी जितना आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन को आई से दिखाते हैं अपन, E से दिखाते हैं कि नहीं? और प्रोटॉन को आई से दिखाते हैं, इसको भी E से दिखाते हैं, लेकिन चिन्ह दिखाते हैं इसमें माइनस और इसमें प्लस। यही तंत्र होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दिखाने का। इलेक्ट्रॉन को E माइनस लिख देते हैं, प्रोटॉन को E प्लस, क्योंकि दोनों का चार्ज जो होता है वो सेम होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होता है। इसलिए दोनों के संकेत एक जैसे ही शो करते हैं अपन। और चूँकि प्रकृति डिफरेंस होती है, एक माइनस और एक प्लस, इसलिए माइनस प्लस लगा देते हैं। तो ये जो पॉजिट्रॉन है वो भी इसी तरह से। तो इसको भी अपन सिंबल में ऐसे लिखाते हैं 1E0। क्यों लगाते हैं 0 ऊपर? 0 इसलिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। जैसे किसी नाभिक के द्रव्यमान संख्या जब लिखते हैं तो द्रव्यमान संख्या में द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉन
और प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं? नगण्य, बहुत कम है, 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की कोई गणना होती ही नहीं है। कभी जब परमाणु का द्रव्यमान अपन लिखते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को ही बेसिक द्रव्यमान मानते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं? नगण्य है। तो यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अपन लिखेंगे तो ऊपर संकेत क्या लिखेंगे? 0, मतलब नगण्य, वो केवल चार्ज है उस पर। तो चार्ज को कहाँ दिखाते हैं? नीचे। तो इसलिए पॉजिट्रॉन को क्या दिखाएंगे संकेत में? 1e0, या बीटा कण के रूप में इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस। तो बीटा कण दो तरह के हो गए, एक बीटा प्लस कण जिसका नाम क्या है? पॉजिट्रॉन। संकेत क्या है? 1e0, द्रव्यमान नगण्य है इसलिए 0 लगाते हैं, और नीचे चार्ज +1 है, बीटा प्लस की बात कर रहे हैं इसलिए 1 प्लस का हो गया। और दूसरा जो है बीटा माइनस, उसको इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ही है, इसको क्या लिखेंगे? -1e0, चार्ज माइनस का है इसलिए -1 लिख दिया। और है क्या? ये बीटा माइनस कण है। तो बीटा कण दो तरह के होते हैं, बीटा प्लस भी होता है और बीटा माइनस भी होता है। बीटा प्लस को पॉजिट्रॉन कहते हैं, लिखते हैं 1e0 संकेत, और बीटा माइनस को -1e0, यानी इलेक्ट्रॉन है ये। और गामा किरण क्या है? ये उदासीन है, केवल विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो केवल ऊर्जा होती हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा है, रेडियो तरंगें ऊर्जा है, एक्स किरणें ऊर्जा हैं, सूक्ष्म तरंगें ऊर्जा है। ऐसे ही गामा किरण में केवल क्या है? ऊर्जा। और ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें, ये कोई कण नहीं है। तो ये अल्फा कण द्रव्य कण है जो द्विधनावेशित हीलियम नाभिक के तुल्य होते हैं, जिनको 2He4 से शो करते हैं। और बीटा कण भी द्रव्य कण है जो दो तरह के होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस। और गामा किरणें क्या है? केवल ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। सेकेंड प्रॉपर्टी अपन लिखते हैं आवेश। आवेश का मान क्या है? तो चूंकि इस पे साफ दिख रहा है 2 है, 2 लिख रहा है ना इसमें, 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 2 प्रोटॉन के बराबर। तो आवेश कितना हो गया? इसको Q अल्फा लिख दें अपन, अल्फा कण का आवेश है। तो 2 × 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश होता है ना ये, इसका दुगुना हो गया। तो 3.2 लिख सकते हैं चाहें तो आगे करके, 3.2 गुणा 10⁻−19 कूलम। तो ये अल्फा कण का चार्ज हो गया। बीटा कण का कितना होगा? क्योंकि बीटा कण एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। एक पॉजिटिव के रूप में तो पॉजिट्रॉन कहते हैं उसको, और एक नेगेटिव के रूप में तो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो इसका चार्ज है, कितना? अब ये दोनों तरह का हो सकता है इसलिए क्या लगा दो आगे? प्लस माइनस। ये तो प्लस का ही है खाली, अल्फा कण तो क्या है? द्विधनावेशित, तो प्लस ही प्लस है। और इसमें क्या हो सकते हैं? प्लस और माइनस दोनों है, दोनों तरह कण है, बीटा प्लस बीटा माइनस, इसलिए प्लस माइनस लगा दो। और ये क्या है? आवेश रहित, क्योंकि ये तो क्या है? खाली तरंग है, ऊर्जा है, उदासीन है, इसलिए इसका कोई आवेश नहीं है। तीसरा गुण, नंबर 3, द्रव्यमान की बात करते हैं। नंबर 3 द्रव्यमान। तो द्रव्यमान देख इसका कितना है? 4 लिख रहा है नहीं? 4 का मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या 4 है, इसका मतलब नाभिक में उपस्थित टोटल कणों की संख्या कितनी है? 4, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान सिमिलर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। पहले मैंने लिखाया भी है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुणा 10⁻27 और न्यूट्रॉन का 1.673। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अपन लगभग में केवल दोनों का मान कितना लिखते हैं? 1.67 गुणा 10⁻27, दोनों को यही मानते हैं एवरेज मान में। तो 4 न्यूक्लियंस हैं, तो 4 न्यूक्लियंस का द्रव्यमान कितना हो गया? 4 × 1.67 गुणा 10⁻27। एक न्यूक्लियन का द्रव्यमान इतना है, तो 4 का कितने हो गया? 4 × ये हो गया।
ये अल्फ़ा कण का द्रव्यमान हो गया, एम अल्फ़ा। फिर एम बीटा, तो बीटा कण क्या है एक्चुअल में? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वही बीटा कण का द्रव्यमान है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। तो ये बीटा कण का द्रव्यमान हो गया। अब किसकी बात है? गामा किरण की। तो चूंकि ऊर्जा है तो गामा किरण को क्या लिखते हैं अपन? ऊर्जा कैसे लिखते हैं? पिछले चैप्टर पढ़ा ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंधी पढ़ा क्या? ई बराबर क्या होती है ऊर्जा? एच न्यू, नहीं पढ़ी है फोटो इलेक्ट्रिक में? और ई बराबर mc² भी होता है। तो m बराबर क्या लिख सकते हैं? एच न्यू अपॉन c² लिख सकते हैं इसका द्रव्यमान। बाकी कोई कण तो है नहीं है, लेकिन द्रव्यमान लिखना चाहते हैं तो रिलेशन से एच न्यू बराबर mc² से m बराबर एच न्यू अपॉन c² लिख सकते हैं। तो ये नंबर 3 तुलना हो गई। फिर नंबर 4, इनकी आयनीकरण क्षमता या आयनन क्षमता लिख सकते हैं। आयनन क्षमता समझते हो कि नहीं? पहले तो ये बताओ। आयनन क्षमता मतलब गैस के परमाणुओं को आयनित करने की क्षमता। यानी अगर कोई द्रव्य कण किसी गैस में से होके गुजरे तो उन अणुओं के, उन परमाणुओं के पास या उन कणों के पास अगर एनर्जी है, ऊर्जा है, तो वो गैस के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो परमाणु क्या बन जाता है? आयन। अब गैस के अंदर बहुत सारे परमाणु हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो उसके पास इतनी ऊर्जा के सारे परमाणुओं को आयनित कर दे। उसमें से 5% कर सकता है, 10% कर सकता है, 15%। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? उसकी ऊर्जा पर, कण की ऊर्जा पे डिपेंड करेगा। ज़्यादा ऊर्जा वाला कण है तो ज़्यादा परमाणु को आयनित कर सकता है, तो वो उसकी आयनीकरण क्षमता क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर कम ऊर्जा वाला है तो कम परमाणु को आयनित कर पाएगा, तो उसकी आयनन क्षमता क्या होगी? कम। तो आयनन क्षमता एक तो द्रव्यमान पर भी डिपेंड करती है, साथ में आवेश पर भी डिपेंड करती है। अब आवेश किसका ज़्यादा है इन दोनों में? बीटा कण का कि अल्फा कण का? तुलना देख लो दोनों की, किसका आवेश ज़्यादा है? अल्फा कण का ज़्यादा है ना, डबल है। किससे? बीटा कण से। इसका मतलब आयनीकरण क्षमता ज़्यादा किसकी होगी? अल्फा कण की। सबसे अधिक आयनीकरण क्षमता बीटा कण से लगभग 100 गुना। तो इनकी यहाँ लिख सकते हैं, केवल मान नहीं लिख सकते, इनकी आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होती है। लगभग अगर तुलना करें तो बीटा कणों से 100 गुना अधिक, बीटा कणों से 100 गुना ज़्यादा। और इनकी आयनीकरण क्षमता बीटा कणों की, जैसे अल्फा कणों की लिखी है अपन ने, बीटा कणों से 100 गुना ज़्यादा है। या गामा किरणों से लिख सकते हैं इसको, गामा किरणों से 10,000 गुना ज़्यादा। 10,000 लिख दो इसको। गामा किरणों से तुलना कर दो, लगभग गामा किरणों से 10,000 गुना अधिक आयनीकरण क्षमता है इनकी। और बीटा कणों की गामा किरणों से लगभग 100 गुना। गामा किरणों से लगभग 100 गुना अधिक है। तो तुलनात्मक हो रही है एक तरह से, यानी इसकी तुलना करें तो 100 गुना ज़्यादा है, ये बीटा कणों से 100 गुना ज़्यादा है। और गामा किरणों की आयनीकरण क्षमता बहुत कम है। ये आयनीकरण कर ही नहीं सकते, बहुत कम। यानी कोई इक्के दुक्के 1-8% कर सकते हैं, करे तो करे, जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये केवल एक फोटोन के रूप में ऊर्जा है। इनके पास एक्चुअल द्रव्यमान नहीं है जो द्रव्य कणों के पास होता है। ये तो केवल वैसे ही लिखा है अपन ने, द्रव्य कण न तो आवेश है इन पे, न इनका द्रव्यमान है, इसलिए ये केवल ऊर्जा के रूप में परमाणुओं को, अणुओं को विस्थापित तो कर सकती है, लेकिन उनका आयनीकरण नहीं कर सकती। तो ये एक तुलना हो गई
एक पॉइंट और लिख देते हैं अपन, नंबर 5, वेधन क्षमता। वेधन क्षमता क्या होती है? वेधन माने क्या होता है? पार जाने की क्षमता, यानी आर पार किसी के चले जाएं, उसको क्या कहते हैं? वेधन क्षमता। तो इसको यहाँ लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। चूँकि गामा किरणें बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ होती हैं केवल, तो इनकी वेधन क्षमता सबसे अधिक, गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक। अगर इनकी वैल्यू लिखना चाहें तो लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम पट्टी को पार कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? लगभग 30 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम पट्टी को पार कर सकती हैं। और ये इनकी बात करें तो इनकी वेधन क्षमता गामा किरणों से 100 गुना कम है इनकी, गामा किरणों से 100 गुना कम। लगभग तुलना करें तो 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर लिख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर लिख दो, मोटी एल्युमिनियम पट्टी को पार कर सकती हैं। और इनकी बहुत कम होती है, इनकी वेधन क्षमता बहुत कम, लगभग 0.1 मिलीमीटर एल्युमिनियम पट्टी को पार कर सकती हैं। यानी बीटा कणों से भी क्या है इसकी 100 गुना कम है। 0.1 मिलीमीटर है ये, और 1 सेंटीमीटर का मतलब 10 मिलीमीटर होता है। तो 0.1 और 10 में 100 गुना का अंतर है कि नहीं है? तो ये एक तुलना है तीनों कणों की जो रेडियोएक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होते हैं, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण। इनकी तुलना मैंने इस चार्ट के द्वारा समझा दी है। आवेश की, द्रव्यमान की, वेधन क्षमता, क्योंकि ये गुण एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। कोई 2 गुणों की तुलना कीजिए, 3 की कीजिए। मैंने 5 गुण लिख दिए यहाँ पे तुलना के रूप में। इससे ही पता लग सकता है कौन किसके कितना ज़्यादा या कम हो सकता है। ठीक है। रेडियोएक्टिव विघटन संबंधी रदरफोर्ड सोडी का नियम। रदरफोर्ड और सोडी तो साइंटिस्ट हैं। मूल ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने किया है, इसलिए रेडियोएक्टिवता का जो बेसिक नियम है वो रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया है। तो इस नियम को समझने से पहले कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। नंबर 1, रेडियोएक्टिव विघटन की जो प्रक्रिया है, रेडियो एक्टिव विघटन या रेडियोएक्टिवता जो है, रेडियोएक्टिवता स्वतः संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। स्वतः संपन्न होने वाली मतलब स्वतः संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, यानी कि इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। रेडियो एक्टिव जो होता है, रेडियो एक्टिवता जो है वो रेडियो एक्टिव विघटन, विघटन मानी जब रेडियो एक्टिव पदार्थ में से अल्फा कण निकल जाए या बीटा कण निकल जाए तो इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव विघटन। विघटन का मतलब उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 1 या 2 निकल जाए। जैसे अल्फा कण निकल गया, सपोज करो, तो अल्फा कण क्या होता है बताया मैंने, 2He4 होता है। तो 4 द्रव्यमान संख्या है। अल्फा कण निकलने का मतलब क्या है, 2 प्रोटॉन और 2, अरे ये किसको दिखाता है, 2 प्रोटॉन संख्या को, और ये 4 किसको दिखाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या को। तो 2 तो प्रोटॉन है इसमें और 4 टोटल है, मानी 2 न्यूट्रॉन है।
तो अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा कण निकला, इसका मतलब 2 प्रोटॉन निकल गए और 2 न्यूट्रॉन निकल गए। और जब किसी नाभिक में से 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल जाएंगे तो कोई नया तत्व बनेगा। तो इसी सब स्वतः संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। मतलब ऐसा नहीं है कोई कहे कि साहब अल्फा कण निकलो तो निकलेगा, निकलते रहेंगे अपने आप। जैसे किसी पदार्थ तुमने ले लिया 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, उसमें बहुत सारे तत्व हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे नाभिक हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से में से कब निकलेगा। जैसे आदमी होता है ना, जनसंख्या होती है इस धरती लोक पे, बहुत सारे आदमी हैं, सब मरेंगे। कोई 52 साल की उम्र मरेगा, कोई 55 की में, कोई 75 की में, कोई 80 की में, कोई 102 की में, तो विघटन ही है, मरेगा। तो ऐसे ही ये रेडियो एक्टिव परमाणु जो है उनका विघटन का टाइम भी अलग अलग है। और स्वतः संपन्न होगा मतलब कोई पता नहीं कौन से परमाणु में से कब अल्फा कण निकल जाए, कब बीटा कण निकल जाए। और स्वतः है इसका मतलब किसी के ऊपर कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता कि कोई चाहे कि नहीं अभी विघटन नहीं हो, अभी मत निकलो अल्फा कण, कोई भी बाद में निकल जाए 1 साल बाद, ऐसा नहीं है। स्वतः संपन्न होगी अपने आप। किसी का मतलब एक यादृक्ष प्रक्रिया है। स्वतः संपन्न होने वाली प्रक्रिया को कह सकते हैं यादृक्ष, यानी कि पूर्णतः स्वतंत्र यादृक्ष प्रक्रिया है। इंडिपेंड है किसी पर, कि मौसम पर डिपेंड करे, कि टेम्परेचर पर डिपेंड करे, कि जगह पर डिपेंड करे, किसी पर डिपेंड नहीं है। स्वतः संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, इस प्रक्रिया पर किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रभाव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया पर किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता। यानी प्रकृति में कोई भी फिजिकली चेंज हो, जैसे ताप दाब परिवर्तन हो जाए, या कोई रासायनिक परिवर्तन हो, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जब गर्मी होए तो अलग दर से विघटन हो रहा है और सर्दी होए तो अलग दर से विघटन हो रहा है। इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये तो फिक्स है। तो इंडिपेंडेंट है ये भी, यानी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया प्रायिकता पर बेस्ड है। प्रायिकता जानते हो ना? प्रायिकता प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। तो जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, अपन पासा फेंकते हैं, उसमें पासे में 6 अंक भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी। फेंकने के बाद कुछ भी संभव है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस ताश के पत्ते बांटते हैं, किसी के पास गुलाम आ सकता है, किसी के पास बादशाह आ सकता है, संभावना कुछ भी। ऐसे ये भी प्रायिकता पर आधारित है, यानी कोई सा भी परमाणु पहले विघटित हो सकता है। ऐसा नहीं है कि यही वाला पहले विघटित होगा, 13 नंबर दूसरा है या कोई तीसरा है, इसका चौथा है, कोई गारंटी नहीं है। 8वें नंबर का भी, 20वें नंबर का भी, सबसे पीछे वाला भी, सबसे बीच वाला भी, कोई भी कभी भी अल्फा कण या बीटा कण का उत्सर्जन कर सकता है, प्रायिकता पर आधारित है। और चौथा पॉइंट, प्रत्येक रेडियो एक्टिव विघटन के बाद, रेडियो एक्टिव विघटन के बाद नए तत्व की प्राप्ति होगी। क्या होगी? नए तत्व की, यानी जैसे ही कोई अल्फा कण निकलेगा तो नया तत्व मिल जाएगा। जैसे यूरेनियम, अब यूरेनियम में से मान लो कोई निकल गया, यूरेनियम 234 है और परमाणु क्रमांक क्या है? 92। ठीक है ना? ये रेडियो एक्टिव तत्व है। इसमें से मान लो क्या निकल गया? अल्फा कण निकल गया। अल्फा कण क्या है? 2He4। तो 92 में से 2 कम हो गए। 2 किसका कम होता है? थोरियम का। 90 किसका होता है परमाणु क्रमांक? थोरियम। 90 रह गया ना, 92 में से 2 घट गए, और 234 में से 4 घट गए, 230 हो गए। तो किसका बन गया? ये थोरियम का बन गया। तो नया तत्व बन गया ना अभी। तो जैसे ही अल्फा कण निकलेगा नया तत्व बन जाएगा।
तो जब भी कोई रेडियो एक्टिव विघटन होगा, विघटन का मतलब ही यही है कि रेडियो एक्टिव तत्व में से कोई अल्फा कण या बीटा कण निकलने के बाद एक नया तत्व प्राप्त होगा। तो यूरेनियम काहे में बदल जाएगा, थोरियम में बदल जाएगा। तो इन सब ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक नियम बनाया किसने बनाया? रदरफोर्ड सोडी ने एक नियम बनाया। इन सारे पॉइंट जो मैंने लिखा है अभी चारों, इनके आधार पर, इनके निष्कर्ष के आधार पर एक नियम बनाया। किसने? रदरफोर्ड सोडी ने। क्या नियम बनाया? कि किसी समय, ध्यान से सुन लो, किसी समय मतलब किसी भी टाइम की बात कर रहे हैं, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी, जब भी अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी समय रेडियो एक्टिव विघटन की दर समझ रहे हो ना क्या है? प्रति सेकंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा या प्रति दिन या प्रति वर्ष, कुछ भी कह सकते हैं। विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या, जैसे मरने की दर नहीं होती क्या? हर दिन मान लो 50 लोग मरते हैं, तो क्या दर है? 50 व्यक्ति प्रति दिन। महीने के हिसाब से लगाएं कि 300 आदमी मर जाते हैं, तो 300 व्यक्ति प्रति महीना, उसको क्या कहते हैं अपन? दर। तो ऐसे ही रेडियो एक्टिव परमाणुओं में एक दिन में कितने परमाणु विघटित होंगे? एक दिन में मान लो 3 परमाणु अल्फा कण निकाल के नए तत्व में बदल गए, तो वो जो 3 नए तत्व में बदले वो विघटित हो गए। जैसे मर गए व्यक्ति वैसे ही विघटित हो गए, और क्या, वही चीज़ें सेम। तो 3 परमाणु अगर विघटित हुए तो दर क्या हुई? 3 परमाणु प्रति दिन। एक दिन में 3 हो गए ना। अब वो महीने में भी ज्ञात कर सकते हैं, महीने में हो सकता है ज़्यादा हो। ऐसा नहीं है कि 30 दिन का महीना है तो 30 या 90 ही होंगे, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे व्यक्ति कोई फिक्स थोड़ी है कि एक दिन में 50 मरेंगे तो महीना में 50 गुणा 30 1500 ही मरेंगे। वो अगले दिन हो सके 160-250 मर जाए जब। तो ऐसे इसमें भी सिस्टम होता है, प्रायिकता पर आधारित है। तो ये कह रहा है किसी समय, एट ए टाइम की बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव परमाणुओं के विघटन की दर उस समय उपस्थित कुल रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। क्या नियम है रदरफोर्ड सोडी का? किसी समय रेडियो एक्टिव विघटन की दर उस समय उपस्थित कुल रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। जैसे व्यक्तियों के मरने की दर काहे पर डिपेंड है? कितने एक जिंदा है, उनमें से तो मरेगा, जो है ही नहीं इनमें से थोड़ी मरेगा। भाई जितने एक आदमी है, जहाज में मान लो 300 आदमी है, तो कितने एक डूबेगा? बिन में से ही तो पता लगेगा। 50 डूबे, 100 डूबे, मरे, जब 22 में से तो मरेंगे। तो ऐसे ही उस समय उपस्थित कुल रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यानी ज़्यादा संख्या में अगर मात्रा है तुम्हारे पास तो दर भी ज़्यादा हो सकती है, कम संख्या में है तो दर भी क्या हो सकती है? कम होएगी। तो कैसे लिखेंगे दर को अपन? मान लो कि प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब कभी भी हो सकता है, प्रारंभ वो नहीं है जिस टाइम तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। प्रारंभ जन कब को है? जब पता नहीं कब की बात कर रहे हैं। प्रारंभ में मतलब t बराबर 0 पर कुल रेडियो एक्टिव मानी सक्रिय, रेडियो एक्टिव उन्हीं को बोलेंगे जो तैयार है निकालने के लिए। समझ गया ना? क्या निकालने के लिए? अल्फा कण या बीटा कण, उसी को रेडियो एक्टिव बोलेंगे। जो अभी कतई तैयार नहीं है वाको नहीं बोलेंगे। समझ गए? जो तैयार है कि हाँ साहब एक्टिव हूँ मैं, करेगा उत्सर्जन, उसको अपन सक्रिय बोलेंगे। एक्टिव मानी सक्रिय होता है। हिंदी में रेडियो सक्रिय भी लिख सकते हैं इनको अपन। इसको चाहें तो एक्टिव तो अंग्रेजी वर्ड है, रेडियो सक्रिय भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है ना? तो माना प्रारंभ में t बराबर 0 पर कुल रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या कितनी है? n 0 से दिखा रहे हैं, स्टार्टिंग है ना इसलिए 0, t बराबर 0 पे इसलिए n 0। और किसी समय t पर, अब ये वो टाइम है जिस टाइम पे तुम क्या कर रहे हो? ऑब्जर्व कर रहे हो दर को। स्टार्टिंग तो कभी कभी पैदा कब हुआ आदमी, कौन कब कहाँ पैदा हुआ, 10 साल 50 साल में, स्टार्टिंग बात छोड़ो, एट ए टाइम वो t है। तो किसी समय t पर कुल रेडियो एक्टिव परमाणु की संख्या क्या मान लें? n।
ये किसी समय पे, वो प्रारंभिक है n0, ये इस समय की है, ठीक है ना। अब मान लो dt समय, कोई अल्पांश समय जैसे तुमने ऑब्जर्व किया, फिर आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद, शॉर्ट टाइम होता है ना अल्पांश, तो माना dt समय बाद रेडियो सक्रिय परमाणु की संख्या, रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या कितनी रह जाती है, n-dn रह जाती है। मतलब क्या हुआ इसका, dt समय बाद कितने की रहेगी संख्या, n से क्या घट गई, n-dn। इसका मतलब dn परमाणु विघटित हो गए। भाई तुमने जिस समय देखे मान लो 100 आदमी थे, आध घंटे बाद 4 अंक अटैक आ गया, कितने बच के 96, तो 4 क्या हो गए, मर गए। तो ऐसे ये बात यही कह रहा हूँ, तो t समय पर n है और शॉर्ट टाइम dt के बाद n-dn हो गए। इसका मतलब dn परमाणु विघटित हो गए dt समय में। जैसे मैं बता रहा हूँ, कभी तुमने देखे 100 आदमी, आधा घंटे बाद 4 कम हो गए, यानी आधा घंटे में 4 मर गए। तो मरने की दर क्या हुई, 4 आदमी प्रति आधा घंटा। 1 घंटा में मरे तो 4 आदमी प्रति घंटा, आधे घंटे में मरे तो 4 आदमी प्रति घंटा, ये तो दर है। तो यहाँ में क्या होगी दर, अर्थात dt समय में dn परमाणु विघटित होते हैं, यही मतलब हुआ ना इसका। अतः विघटन की दर कैसे लिखेंगे, विघटन की दर dn/dt, दर से लिखते हैं। और विघटन मानी मर गया, मतलब लॉस हो रहा है तुम्हारे, तो इसलिए इसके आगे संकेत क्या लगा दें, कमी हो रही है ना, परमाणु की संख्या कम हो रही है, एक्टिव परमाणु संख्या कम हो रही है। तो प्रोपोर्शनल काय के होगा ये, n के। अभी मैंने लिखा है उस समय उपस्थित कुल रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। तो -dn/dt प्रोपोर्शनल n। और समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, एक नियतांक, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लगा दिया लैम्डा, जहाँ लैम्डा एक समानुपाती नियतांक है, जिसे इसका नाम भी विशेष रेडियो एक्टिव तत्व का क्षयांक कहते हैं। इसका नाम क्या है, क्षयांक। क्षय मानी कमी होती है, कमी हो रही है ना परमाणुओं की, क्षय हो रहा है, और क्षय को मापने वाला अंक, इसलिए इसका नाम क्षयांक। तो लैम्डा से अपन इसको दिखा सकते हैं, या dn/dt बराबर लिख सकते हैं -λn। अब इससे अपन dn को नीचे ले आओ, तो dn/n बराबर क्या हो गया, -λ/dt। n को नीचे ले आए ना इसके, dt को इधर ले गए। अब क्या कर दो, इसका समाकलन, समाकलन करने पर तो समाकलन ऑफ dn/n बराबर समाकलन ऑफ -λ/dt। समाकलन कर दिया। 1/n का समाकलन क्या होता है, log n होता है कि नहीं, नेचुरल लॉग है तो e बेस होता है। इधर -λ कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर, और dt का समाकलन t, और प्लस एक समाकलन नियतांक भी लगाते हैं कि नहीं हमें। अगर लिमिट नहीं ले रहे हैं तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, एक समाकलन नियतांक लगाते हैं कि नहीं, c। तो c क्या लगा दिया, एक समाकलन नियतांक। इसको समीकरण 2 लिख दें। अब समाकलन नियतांक का मान कैसे निकालेंगे, तो चूंकि t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव परमाणु संख्या कितनी है, n बराबर, ये लिखनी लाइन ऊपर, t बराबर 0 पर कितनी संख्या है, n0 है कि नहीं। तो t बराबर 0 पर n बराबर क्या ले सकते हैं, n0। तो इसमें लिखा तो क्या आया, log n0, n की जगह n0 लिख दिया,
और t की जगह 0 लिख दिया, 0 हो गया कि नहीं हो गया, और प्लस c, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास डायरेक्टली कि देख log n0 आ गया c की वैल्यू। अब वहाँ रख दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से क्या हो गया, अब log n बराबर माइनस लैम्डा टी प्लस log n0। log को इधर ले आओ, log log एक तरफ हो जाएंगे, माइनस का गया, और log की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, ये n अपॉन, log की प्रॉपर्टी जानते हो ना, 11 तो पढ़ाई है, या उधर लिया है माइनस, माइनस वालों को बट्टे में लिखेंगे, लिखे प्लस वालों को गुणे में लिखते हैं, माइनस वालों को बट्टे में लिखते हैं, और बराबर क्या हो गया, log हटाएंगे तो क्या होगा, e की घात में बदल जाता है कि नहीं, log हटाते हैं तो क्या होता है, e की घात हो जाती है। तो n बराबर क्या हो गया, n0 e की घात माइनस लैम्डा टी, यानी रेडियो सक्रिय परमाणुओं की संख्या समय के साथ चर घातांकी रूप से घटेगी। माइनस आ रहा है ना, चर घातांकी रूप से क्या होएगी, घटती जाएगी ना परमाणु की संख्या, मर रहे हैं ना आदमी, घटेगी नहीं संख्या, किस रूप से घटेगी, चर घातांकी रूप से, क्योंकि प्रारंभिक संख्या ये रही, इसकी तुलना में चर घातांकी रूप से घटती जाती है, इसीलिए इसे कौन सा नियम भी कहते हैं, चर घातांकी क्षय, चर घातांकी क्षय का नियम। क्षय मानी कमी, तो चर घातांकी रूप से घट रही है, इसलिए इसको कौन सा नियम भी कह सकते हैं, चर घातांकी क्षय का नियम। इसका अगर ग्राफ दिखाएंगे अपन, ये इस तरह से n और समय में तो संख्या क्या होती जाएगी, चर घातांकी ग्राफ कैसे आता है, ऐसे आता है कि नहीं है, ये प्रारंभिक संख्या है यहाँ पे n0, और धीरे धीरे घटती जाएगी चर घातांकी रूप से, ठीक है।